हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स। ये जो कंपनी है ये पनीर दही ये सब कुछ बेचने का काम करती है। मोस्टली साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इनका ज्यादा बिजनेस चलता है। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में। 140 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 11,000 करोड़ रुपीज के आसपास की वैल्यू लगाई है। लगभग 1500 करोड़ रुपीज उठा रहे हैं मार्केट से। मोस्टली पैसा लगभग 1400 करोड़ रुपीस कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। बाकी 125 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स एंड इनिशियल शेयर होल्डर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी इन पैसों का क्या करने वाली है, तो ये अपना लोन चुकाएगी लगभग मोस्टली अपने जो 500 करोड़ रुपए से। बाकी एक्सपेंशन पे ध्यान देने वाली है, थोड़ा रेनोवेट करेगी। और बाकी जो है कुछ कूलर्स फ्रीज वगैरह जो वो जो है मार्केट में निकालेगी ताकि कंपनी का वो ज्यादा प्रमोशन हो सके दुकानों पे। जो आपने देखते हैं कि जो कंपनी के प्रमोशंस के साथ में रखे हुए होते हैं सामान, कूलर फ्रिज वगैरह। कूलर नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में लगभग 80% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ भी रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स बहुत जल्दी और पैसे उठाएगी कंपनी मार्केट से। ये कंपनी की जो शुरुआत है 1998 के अंदर में पनीर बेचने से हुई थी और आज के दिन लगभग कंपनी जो रेडी टू ईट फूड्स हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट तक पहुंच चुकी है। अब मोस्टली जो ये कंपनी है आइसक्रीम वगैरह सब बेचती है, बट जो मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचती है, बट मिल्क नहीं बेचती। एंड एक चीज मैंने जरूर नोटिस की, जो व्हेन आई विजिटेड बैंगलोर, सो वहां पे मैंने जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम वैल्यू पे बिकते हैं। दैट मीन्स कि जो कस्टमर है वो प्रीमियम वैल्यू देने तक को भी तैयार है। और क्वालिटी भी जो है प्रोडक्ट के अंदर में वो थोड़ी जो है टॉप नॉच देखने को मिलती है दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले। दैट्स ए गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। अब ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटर्स के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी टॉप नॉच हैं, और उनके भी क्या है कि उनमें वेरिएशंस हैं कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट, नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये जो कंपनी है ये ऐसा स्टैंडर्ड प्रीमियम वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम में कम है। इन्होंने अपनी प्राइसिंग थोड़ी सी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा ही रख दी। और जो जो वो डिफरेंशिएशन है कि बेकार थोड़ा अच्छा थोड़ा ज्यादा ही अच्छा, वो वाली जो चीजें हैं वो ये इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मुझे खासकर देखने को नहीं मिली फिजिकली जब मैंने देखा यहाँ पर बेंगलोर के अंदर में। तो ये साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है। नॉर्थ जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया उसमें ज्यादा नहीं है। और साथ में पार्लर्स भी चलाती है। जैसे आप अगर जयपुर में रहे हो तो सरस पार्लर नाम से वहाँ पे चीजें हैं जिसमें आप लोग जाके आइसक्रीम वगैरह खरीद सकते हो, बैठ सकते हो, और भी जो आइटम्स हैं वो बनवा सकते हो। उस टाइप से कंपनी पार्लर भी चलाती है, वो भी साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में चलाती है मोस्टली। सो कंपैरिजन करके सही वैल्यूएशन में पहुंचने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का हवा किस तरफ बन रही है। तो लगभग 15% पॉजिटिव साइड में बन रही है। दैट इज गुड। अब थोड़ा सा कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट क्या बोल रही है कंपनी की, तो ये बोल रही है कि लगभग टोटल मिला के कंपनी में पूरा पैसा लगा हुआ है आज के दिन 2700 करोड़ रुपीज। ये डेटा जो है ये मिलियंस में है। एंड इसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपीज ही इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का है। और कंपनी के आईपीओ के पैसों से क्या करने वाली है, 500 करोड़ रुपए से अपनी उधारी कम करने वाली है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंपनी के अंदर में खराब है। बट अगेन कंपनी क्या है कि इस प्रोडक्ट में अंदर में जो डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स, राइट, डेली आपको चाहिए सुबह शाम दूध दही पनीर वगैरह, तो इसको इजीली लोन भी मिल जाता है और जो रिकवरी है वो अच्छे से हो जाती है। और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। 1800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था 2024 में, जो कि इंक्रीज होके हो गया 2400 करोड़ रुपए, और फिर इस साल इंक्रीज होके 3100 करोड़ रुपए हो गया। तो रेवेन्यू इंक्रीज देख रहे हो आप लोग, लगभग 25 to 30% का रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट इज ग्रेट ईयर ऑन ईयर। दैट इज दैट टू। नेक्स्ट कंपनी का हम पीबीटी निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दैट टू एबिटा निकालते हैं, पीबीटी नहीं एबिटा निकालते हैं। लगभग 13-14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी निकाल पा रही है। इसको कंपेयर करके देखते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ में। अब कॉम्पिटिटर में हमारे पास में है यहाँ पर हटसन एग्रो, जो पराग मिल्क एंड डूडला डेयरी, और भी इन्होंने अपनी आरएचपी में कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बताई है, बट वो ज्यादा इतनी मान नहीं है। बट ये जो कंपनी ये डायरेक्ट रिलेटेबल हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है दूध नहीं बेचती। ये जो दूसरी कंपनी जिसका कंपेयर कर रहे हैं दूध बेचती है मेनली। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि कंपनी जो पराग पारिक जो अपने आईपीओ लेके आ रही है उसका लगभग 13-14% है, राइट। एंड यहाँ पर जो दूसरी कंपनियां हैं इनमें देखने को मिल रहा है कि ये जो डूडला डेयरी है इसका 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका जो पराग मिल्क है इसका 7% है। और हटसन एग्रो का यहाँ पर 11% देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स की मार्केट
जो वैल्यू दे सकता है इस कंपनी को वो हटसन एग्रो के मुकाबले देनी चाहिए, फिर इससे ज्यादा मिलनी चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। और जो पी रेशियो जो हटसन एग्रो को मार्केट ने दे रखा है दैट इज अराउंड 60, और पराग मिल्क को इसको दे रखा है लगभग 21, डुडला डेयरी को दे रखा है पी रेशियो 25 का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से दे रखा है, बिकॉज जितने इसका जितना ज्यादा उसके हिसाब से उसका उतना ज्यादा पी मार्केट ने दे रखा है, राइट। और थोड़ा सा अगर हम नंबर्स देखते हैं तो हैटसन एग्रो का जो रेवेन्यू है लगभग 10,000 करोड़ के आसपास में है, आईपीओ लेके आ रही इसका 3,000 करोड़ के आसपास में है। सो यहाँ पर जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो लगभग लगभग 2 का है। और पराग मिल का अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो वैल्यू लगाई 3,000 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यू चल रही है, और लगभग 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी सेल करती है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो इस कंपनी का लगभग 0.8 आता है। यहाँ पर डुडला डेयरी का चेक करते हैं तो इसका 4,000 करोड़ की रेवेन्यू है, और यहाँ पर जो 1.5 के आसपास का 1.5 के आसपास का निकल के आता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। अगेन मार्केट ने अगेन उसी हिसाब से मेन जो चीज होती है वो पीबी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है कि ऑपरेशंस को पूरा पेमेंट करने के बाद में आप कैसा प्रॉफिट निकाल ले पा रहे हो, दैट इज द मेन थिंग। अब नेट प्रॉफिट जो है ये कंपनी 4% के आसपास में निकाल ले पा रही है। आईपीओ वाली डुडला डेयरी की बात करते हैं लगभग 6% निकाल ले पा रही है, ये 3% निकाल ले पा रही है पराग मिल्क, एंड हटसन एग्रो की बात करते हैं तो ये 3.5% के आसपास में। तो इस गेम में भी आईपीओ लेके आने वाली कंपनी जीत जाती है। अब इसका पी रेशियो निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 127, मोटे मोटे तौर पे 130 करोड़, साथ में कंपनी 500 करोड़ रुपए का जो लोन है वो भी चुका रही है, तो उससे मोटे मोटे तौर पे लगभग 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट में असर पड़ना चाहिए सीधे सीधे तौर पे ही। तो वो लगभग ये 160-165 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, तो 165 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी रेशियो निकाल लेते हैं, तो लगभग 66 का पी रेशियो निकल के आता है। जब हमने लोन का जो इफेक्ट का की वजह से जो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ने वाला उसको भी इंक्लूड कर देते हैं तो 66 का पी रेशियो, जो कि इन सब में सबसे हाईएस्ट है। दैट मींस कि जूस छोड़ा नहीं गया है बिल्कुल भी, पूरी हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू लगाने की कोशिश की गई है इवन आफ्टर द लोन थिंग। अब हमको थोड़ा सा ग्रोथ जो कंपनी का देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से, और जो कंपनी के पास में कैपेसिटी पड़ी हुई है उसके हिसाब से थोड़ा सा नंबर्स निकाल के देखने की कोशिश करते हैं 2-3 साल आगे की। सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के पास में कितनी है, तो लगभग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% पे ऑन एन एवरेज चल रही है। दैट मीन्स की अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के अलग अलग चीजों में देखने को मिल रही है, अभी भी है इनके पास में, इनको एक्सपेंड करने की रिसेंट में जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर में एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे वे पाउडर, और यहाँ पे अगर हम लोग बैटर देखते हैं तो इसमें डिक्रीज देखने को मिला है एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर में, राइट। इसी टाइप से अगर पारोताग होगा देखते हैं तो ये 1200 से डिक्रीज देखने को मिला है, चपाती के अंदर में डिक्रीज देखने को मिलता है। दैट मीन्स की MTR जो सेगमेंट है, राइट, रेडी टू मेक वाला जो सेगमेंट है वो वाले के अंदर में कंपनी के नंबर्स कुछ खास इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहे हैं। इन्होंने टोफू के अंदर में अभी नया सिस्टम चालू किया, टोफू बनाना भी चालू कर दिया है, एक्सपेंड कर रहे हैं, बट अगेन एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ में चल रहा है। जो मेन इनके प्रोडक्ट्स हैं वो पनीर है, राइट, तो इनके अंदर में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पाउच कर्ड, हाँ, दही इनका बहुत प्रीमियम वैल्यू पे मिलता है, उसमें कुछ खास इंक्रीज नहीं है, ना प्रोडक्शन में इंक्रीज है ना इनके जो उसमें इनके नंबर्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेट कर्ड इसमें इंक्रीज है, घी इंक्रीज, बटर इंक्रीज, राइट, कुछ नंबर्स में इंक्रीज है, एंड कुछ के अंदर में जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इंक्रीज देखने को कम ही मिल रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कैपेसिटी पड़ी है इनके पास में, मार्केट में अगर इंक्रीज आता है तो कुछ जिन भी प्रोडक्ट्स के अंदर में, ये इनकी फैसिलिटीज के आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं। और इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आज के दिन वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। कंपनी अपना जितना भी जो मिल्क है, जो दूध है, वो फार्मर्स से लेती है मोस्टली 75%, उसके अलावा जो बिचौली हैं उनसे भी लेती है। पिछले साल तक ये जो नंबर था 85% फार्मर से लेती थी, बट अभी डिक्रीज हो गया है। अब ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने के लिए कंपनी ये कर रही है, या फिर दूध डायरेक्ट जो फार्मर्स हैं वो बेचना ही नहीं चाह रहे हैं कंपनी को। अब उनमें से कौन सा मेन रीजन है वी डोंट नो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुधारने का इन्होंने बोला है कि जो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमको थर्ड पार्टी को बीच में लाना पड़ेगा ताकि जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम की जा सके। रियलिटी वी डोंट नो। अब कंपनी का माल बिकता कैसे है, जनरल ट्रेड जो नॉर्मली जैसे कंपनी का पार्लर्स होते हैं उनके थ्रू बिकना,
जो हम लोग सेटअप्स देखते हैं कि डेयरी प्लेसेस होते हैं वहां पे जाके सामान लेना, एक मॉडर्न ट्रेड जो ऑनलाइन जो तरीके से जो आजकल एप्स वगैरह हैं स्विगी उनके थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब ये जो नंबर है ये आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी का कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। आइसक्रीम में बहुत अच्छी ग्रोथ है, स्कायर ग्रीक योगर्ट में अच्छी खासी ग्रोथ है, फ्रूट योगर्ट में ग्रोथ अच्छी है, सबसे ज्यादा पनीर में है, और इनका सबसे इनिशियली जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो पनीर ही है, और इसको ये भैंस के दूध से बनाते हैं, बफेलो। बाकी मोस्टली जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें सब में ग्रोथ है, दैट इज अगेन ग्रेट ना। अभी तक जो ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है पिछले 2 साल के अंदर 30% के आसपास की है। तो हम लोग अगर ऑन एन एवरेज अगर अगले 3-5 साल के लिए लेट्स से कि 5 साल के लिए 20% की ग्रोथ मान के चल लेते हैं, तो कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो लगभग 7700 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। कंपनी ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसको कम कर रही है, तो जो प्रॉफिट जो एबिटा परसेंटेज है वो कंपनी के 15% तक लेट्स से कि कंपनी पहुंच जाती है और उन तक मेंटेन रहती है। तो लगभग 1100 करोड़ 1100 करोड़ का कंपनी एबिटा कमा रही होगी, और नेट परसेंट जो नेट मार्जिन है वो लगभग 6% तक पहुंच सकते हैं। अभी 4% पे है, वो लगभग 6% पहुंच जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लोन के पैसे, और धीरे धीरे जो टाइम के साथ में पेमेंट होता रहेगा, बट डेप्रिसिएशन जो है वो कम नहीं होगा, वो चलता रहेगा, और कंपनी को और एक्सपेंड करना पड़ेगा बिकॉज ये नंबर्स को अचीव करने के लिए। सो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन पे एक्सपेंस आएगा मेनली, तो इसकी वजह से हम लोग 4 से 6% तक ही जा रहे हैं नेट मार्जिन के अंदर में, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% है। तो लगभग 400 करोड़ के आसपास का मोटे मोटे अगर हम लोग कंजर्वेटिव नंबर लेके चलते हैं तो 400 करोड़ तक कंपनी नेट प्रॉफिट अगले 5 साल बाद में कमा रही होगी ईयरली, जिसके हिसाब से कंपनी ने जो आज अपनी वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से 30 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि अगेन एक हायर साइड में है, राइट। अब इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। अमूल किंग है, और भी जो जितने नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, वो अपने भी प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, कंपटीशन खतरनाक है इस मार्केट में। सो ये जो पी रेशियो है जो कंपनी ने 66 का लगाया है, ये मेंटेन्ड रहना मुश्किल है, और इसमें जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो कि इतना प्रॉफिट जो पीबीटी है, जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा नहीं निकाल ले पा रहे हैं, उनको मार्केट ने लगभग 21 का पी रेशियो दे रखा है, और ये 30 का पी रेशियो 5 साल आगे का है अगर 20% ग्रोथ अगर कंपनी मेंटेन रख लेती है तो जो वैल्यू ऑलरेडी लगाई गई है ये बहुत अच्छी खासी है, अगर हम लोग फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी। तो अभी आज के जो प्राइसेस हैं उसको देख करके हम शॉर्ट टर्म में जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आज के दिन इस कंपनी का व्यू कुछ खास बन नहीं रहा है, लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करके रखने के हिसाब से। एंड लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करते हैं तो वो कंप्लीटली हवा पे डिपेंड करेगा, और हवा 15% के आसपास की पॉजिटिव नजर आ रही है, वो भी मेरे को ज्यादा एक्सट्रीम नजर आ रही है, तो 15% तक का अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।